हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम ईवीएस सब्जेक्ट यानी एनवायरमेंट एजुकेशन जो आपको सब्जेक्ट है सेमिस्टर 1 में फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस सेमिस्टर 1 सब्जेक्ट है एनवायरमेंट एजुकेशन। उसका आज हम ये चैप्टर देखने वाले हैं ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। ओके, ये कंप्लीट चैप्टर आज हम स्टडी करने वाले हैं। एकदम छोटा चैप्टर है तो अच्छी तरह से ध्यान दो। ओके, तो फर्स्ट टर्म है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। आपको एमसीक्यू में आ सकता है व्हेन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। ओके, तो 5 जून को सेलिब्रेट होता है, आपको याद रखना है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज क्रूशियल फॉर सेवरल रीजंस। ओके, एनवायरमेंट अवेयरनेस क्रूशियल है। देन सेकंड टॉपिक है द मैन एंड द एनवायरमेंट। ओके, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो देखो, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड द एनवायरमेंट इज वेरी इसेंशियल एंड सस्टेनेबल एंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैन एंड यानी हमारा जो ह्यूमन है, ओके, उसमें और एनवायरमेंट का स्टडी करना जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट एरियाज विच फोकस ऑन मेजर कॉन्कर्स। तो कौन कौन से है देखो, फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। ओके, इसमें से बहुत सारे टर्म आपने जनरल नॉलेज में पढ़े होंगे। डिफॉरेस्टेशन यानी कि क्या, क्लीनिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, reduce biodiversity and contributes to climate change by releasing store carbon। हम क्या करते हैं, हमें जगह चाहिए तो पेड़ काट देते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए पेड़ काटते हैं। इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है और कार्बन ज्यादा एनवायरमेंट में कार्बन रिलीज होता है। ओके, एयर में। तो ये डिफॉरेस्टेशन है। सेकंड है पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल रिलीज pollutants into air, water and soil. These pollutants harm human health and ecosystem। तो ये pollutants human health के लिए और ecosystem के लिए harm है। थर्ड है climate change। climate change में क्या है, burning fossil fuels release greenhouse gases like carbon dioxide। These greenhouse gases like carbon dioxide trap heat in atmosphere। तो carbon dioxide gases की वजह से क्या होता है, हीट एटमॉस्फेयर में स्टक हो जाती है, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट रिलेटेड इंपैक्ट्स। इससे क्लाइमेट रिलेटेड इंपैक्ट्स आते हैं। ओके, वाटर यूज, excessive water extraction for agriculture, industry and domestic purpose depletes fresh water resources। यानी हम ज्यादा वाटर यूज करते हैं, इसलिए फ्रेश वाटर के जो रिसोर्स है वो कम होते जा रहे हैं। वाटर स्कैरिटी अफेक्ट्स कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एंड हंटर गैदर्स। तो देखो, ह्यूमन क्या करता है, हंटिंग करता है। A hunter gatherers is a member of culture in which food is obtained primarily through hunting, fishing rather than relying on agriculture or animal husbandry। तो हम क्या करते हैं, हमारे खाने के लिए हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, हम फिश खाते हैं, हम मीट खाते हैं। ओके, इससे एनिमल्स पे, एनिमल हस्बेंड्री पे बैड इफेक्ट पड़ता है। ओके, आगे देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ओके, जो हमारी क्या हो रही है, जो हम प्रगति कर रहे हैं, कोई इन मराठी उसे प्रगति कहते हैं। ओके, जो हम रिवॉल्यूशन जो है इंडस्ट्रियल, उससे एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो अभी हम देखते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन अवर एनवायरमेंट बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दोनों तरफ से इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी, यानी उसके कुछ फायदे भी है और नुकसान भी है। तो देखो, फर्स्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एडवांस सोसाइटी बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इंप्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन एंड एनहेंसिंग लिविंग कंडीशन। ओके, हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा रहे हैं, उससे क्या होता है, हमारी लिविंग कंडीशन अच्छी तरह से हो रही है। टेक्नोलॉजीज इनोवेशन सेकंड है। Heavily machineries like steam powered factories boosted efficiency and mass production। तो देखो, सबसे पहले क्या होता था, पीछे के जमाने में लोग हाथ से काम करते थे। अभी क्या आया, टेक्नोलॉजीज आई, उससे नई नई मशीन्स आई, उससे क्या होता है, हमारा काम इफिशिएंट हो जाता है। ओके, टेक्नोलॉजीज की वजह से। ओके, अच्छी तरह से हमारा काम इजीली हो जाता है। आगे देखो, अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज गेन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जितनी इंडस्ट्रीज आ रही है उतने लोगों को काम मिल रहे हैं। ओके, आगे देखो, निगेटिव कंसिक्वेंस देखो, फॉसिल फ्यूल्स डिपेंडेंसी। द रिवॉल्यूशन मार्क द स्टार्ट ऑफ इंटेंसिव फॉसिल फ्यूल यूज। हम ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। ओके, अभी आपने देखा होगा, अभी आपको कोल जो होता है, कोल यानी कोलसा, कोल आपको देखने को ही नहीं मिलता। अभी वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी
उसका कोई नामो निशान ही नहीं बचा है, बहुत कम जगह पे दिखता है अभी, इसलिए फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा यूज किया जा रहा है। सेकंड है एयर एंड वाटर पोल्यूशन, वाइड स्प्रेड कोल यूज लेड टू स्मोक, हम कोल यूज करते हैं उससे स्मोक आता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है, अफेक्टिंग सिटीज, सिटीज में ज्यादा पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। देन डिफॉरेस्टेशन, रैपिड अर्बन एक्सपांशन, डिप्लेटेड नेचुरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है यानी फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है, अगर इंडस्ट्रीज खड़ी करनी है तो फॉरेस्ट काटने पड़ रहे, जगह चाहिए, ओके, इसी वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स के घर जा रहे, ओके, ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होते जा रहा है, ओके, एयर भी पोल्यूटेड एयर अभी हमें देखने को मिलती है, फ्रेश एयर देखने को नहीं मिलती, ओके। आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग एक्ट्स, अभी इसे बैलेंस कैसे करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लाइक अपग्रेडिंग योर किचन, हम हमारा किचन अपग्रेड करते हैं, कन्वीनियंट बट एनर्जी इंटेंसिव, लेकिन एनर्जी इंटेंसिव है। वी मस्ट बैलेंस प्रोग्रेस विद द एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप, ओके, हमें ये करना चाहिए क्या, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए लेकिन बैलेंस तरीके से, यानी फॉरेस्ट नहीं काटने चाहिए, ओके, जितने फॉरेस्ट काट रहे उतने लगाने भी चाहिए, अगर सिर्फ पेड़ काटते गए तो कैसे चलेगा, पेड़ लगाने भी तो चाहिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, पोल्यूशन ग्रोथ एंड नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लेनेशन, अभी पोल्यूशन ग्रोथ एंड नेचुरल रिसोर्स की एक्सप्लॉइटेशन देखते हैं। पोल्यूशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल विद इन अ पोल्यूशन और dispersed group. It occurs over a specific time period and can be influenced by the factors such as fertility, mortality, migration and environmental conditions. Okay, ये कुछ फैक्टर्स है पोल्यूशन ग्रोथ के, जिसमें फर्टिलिटी है, मॉर्टेलिटी है, माइग्रेशन है एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, पॉपुलेशन साइज, पोल्यूशन नहीं सॉरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज रिमेन रिलेटिवली स्टेबल, ओके, कुछ साल से पॉपुलेशन साइज स्टेबल है। हाउएवर विद इन innovations, industrialization and improve access to energy, food, water and medical care, global human population has grown significantly. As 2020, the world population stands at approximately 7.9 million, having increased from 1 billion in 1800. 1800 से 1 बिलियन ही इंक्रीज हुई है 2020 में, ओके। तो देखो ये ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ है, ओके। देन है एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड इकोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव, ओके, शायद ये सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक मैं स्किप करता हूँ। आगे देखो, फॉलोइंग इलेबोरेशन गिव्स द कंस्ट्रक्ट पर्सपेक्टिव्स एंड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एंड इकोसेंट्रिज्म इन एनवायरमेंटल एथिक्स along with some notable thinkers associated with each. Definition देख लो, अगर आया तो आया। Anthropocentrism definition, anthropocentrism places humans at the center of value, consider all other beings as means of humans end. Key points क्या है, first है human superiority, thinkers like Aristotle and Descartes emphasize human rationality and superiority, distinguishing human from other animals. Second है Enlightenment influence, the Enlightenment further reinforced anthropocentrism by emphasizing human reason and progress, ओके, इसका मीनिंग मुझे नहीं पता क्या बताया गया है, क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, आप देख लो, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ, ओके। देन है यूएन कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन एनवायरमेंट 1972, द 1972 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, यूएन कॉन्फ्रेंस यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन एनवायरमेंट इन स्टॉकहोम, कहाँ पे हुई थी, स्टॉकहोम में, वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट। इट मार्क द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रायोरिटीज एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज पे ये फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस के वक्त पार्टिसिपेंट्स अडॉप्ट द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन विच कंटेंट 26 प्रिंसिपल, ओके, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन किया गया, उसमें 26 प्रिंसिपल थे, एम्फसाइजिंग साउंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में थे। दिस डिक्लेरेशन पुट एनवायरमेंटल कॉन्कर्स, उसमें एनवायरमेंटल के कॉन्कर्स थे, एट द forefront of international discussion and initiated dialogue between industrialized and developing countries. तो outcomes क्या निकला, overall in the year 1972 United Nations Conference on Human Environment in Stockholm conference marked a significant step toward priorities environmental issues on the world stage, okay, जो environmental issues है उसे प्रायोरिटी दी गई इस कॉन्फ्रेंस में, ओके। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, adopted during the conference this declaration contained 26 principle निकाले, sounds environmental management, it put environmental conquers. Second, creation of UNEP,
उसमें यूएनईपी का क्रिएशन हुआ. द कॉन्फ्रेंस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी, अ क्रूशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ग्लोबल एनवायरमेंट कॉर्पोरेशन. ग्लोबल एनवायरमेंटल जो कोऑपरेशन है उसके लिए ये क्रूशियल इंस्टीट्यूशन है. थर्ड है रिकमेंडेशंस ऑफ फॉर एक्शंस. Participants made 109 recommendation for actions at the international level. These cover areas such as human settlement, natural resource management, pollutants, education and development. Okay. Fourth, global awareness. The conference raised global awareness link between economic growth. Global awareness की गई economic growth, population and human well-being के बारे में. Okay. तो देखो, वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो देखो, द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे हम WCED कहते हैं, अल्सो नोन एज द ब्रूटलैंड कमीशन, was an international commission established to the address environmental challenges and promote sustainable development. जो एनवायरमेंट के बारे में चैलेंजेस आ रहे उसके लिए क्या आया, इंटरनेशनल कमीशन इस्टेब्लिश किया गया. ओके, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, लेड बाय चेयरपर्सन ग्रो हार्लेम ब्रूटलैंड, इन्होंने बनाई. अ नॉर्वेजियन फिजिशियन. द कमीशन एम to devise strategies for protecting the environment while ensuring long-term development into 21st century. The influence report, Our Commission, Our Common Future, emphasized the need for a global agenda to address environmental issues and create sustainable future. Okay, तो ये किसके लिए बनाई गई थी? वर्ल्ड कमीशन एंड एनवायरमेंट ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. ओके, उसे हम WCED कहते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए. ओके, एंड सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए स्ट्रेटेजीज देखो. फर्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. द WCED emphasize concept of sustainable development, a path that 2993 economic growth, society equity and environment protection. Their goal was post long-term environmental strategies for develop beyond the year 2000 achieving sustainable. Second, equity and common interest. The report highlight the importance of equity का importance बताया गया है, and the common interest. If it recognize that environmental challenges affect everyone. Environmental challenges हर एक के ऊपर असर कर रहे हैं, regardless of nationality, of socio-economic status. Strategies needed to address the issues collectively. यानी उसके ऊपर कुछ तो इश्यू सॉर्ट आउट किए जाने चाहिए. थर्ड है फूड सिक्योरिटी. द WCED फोकस ऑन द सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया. दे एक्सप्लोर अचीवमेंट, साइंस ऑफ क्राइसिस एंड पर्पस स्ट्रेटेजीज टू एंश्योर एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द फ्यूचर. यानी हमें न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए. ओके, अभी आप देखते होगे, अभी जो फूड है कंप्लीटली न्यूट्रिशियस नहीं है. ओके, जो आप बाहर से पैकेज फूड खाते हो वो हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए. ओके, वो केमिकल फुल फूड है. ओके, फोर्थ एनर्जी चॉइसेस. द कमीशन एग्जामाइन एनर्जी ऑप्शंस इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल्स. उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स को देखा, न्यूक्लियर एनर्जी को देखा, रिन्यूएबल सोर्सेस एंड एनर्जी इफिशियंसी को एग्जामाइन किया. देयर स्ट्रेटेजीज एम टू बैलेंस एनर्जी नीड्स विद एनवायरमेंट इम्पैक्ट. उनको ये एनर्जीज भी बैलेंस करनी थी. ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ. ओके, मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे, मैंने पढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए आपको कितना समझ में आया मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से जितना हो सके मैंने आपको उतना अवेलेबल करके दिया है. ओके, तो ये था हमारा EVS का फर्स्ट चैप्टर. सेकंड चैप्टर हम अगले लेक्चर में देखेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी ऑन Instagram. Okay, notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.